हाँ तो गाइस, अभी अभी आप सभी लोगों ने थ्री डायरेक्शन रेशियोज इन डायरेक्शन कोसाइंस को पढ़ा। उम्मीद है 10.1 एक्सरसाइज लगाई होगी, सॉरी 11.1 एक्सरसाइज लगाई होगी। बहुत छोटी सी, बहुत सरल सी एक्सरसाइज है। देखो बेटा, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके बिना आप लोग लाइन में या प्लेन में आगे नहीं बढ़ सकते। अब बताइए, अब हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक का दूसरा मेन टॉपिक, लाइन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, अब लाइन इन 3 डायमेंशन क्या है, तो इस चैप्टर का मेन पार्ट लाइन इन 3 डायमेंशन क्या है। तो चलिए पहले उसके टॉपिक्स के बारे में जानते हैं, तब इसके लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो गाइस, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, asymmetrical form of a line, equation of a line when one point and parallel vector is given, 2 points are given, तब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का तरीका, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 एंगल्स निकालने का तरीका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस यानी स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस के लिए, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस एंड कोप्लेनरिटी ऑफ द लाइन। ये टॉपिक तो इसके भाई हमारे एनसीईआरटी बेसिस के टॉपिक, जो टॉपिक्स के रूप में, बट इसके अलावा भी हमें कुछ बातें पढ़नी होंगी जिनमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के वेरियस टाइप, जब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, जब एक पॉइंट और एक अनदर दूसरी लाइन दे रखी हो, तो इस तरह के हमें पढ़नी होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाइन की बेसिक चीजों को समझने के लिए, देन आफ्टर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे लाइन के वेरियस टाइप में। ओके, ठीक है गाइस। हाँ तो गाइस, होप कि आप सभी लोगों ने 11.1 को अच्छी तरह से कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं शुरुआत करूंगा बच्चों इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है लाइन। लाइन वर्ड आती है हमारे दिमाग में, अक्सर एक स्ट्रेट लाइन दिमाग में आती है कि भाई एक ऐसी ये चीज लाइन हो गई, होता है या नहीं? बिल्कुल सही बात है। बट बेटे बच्चों, अगर ये 2D में खींची गई है, जो हम एक कागज पर ड्रॉ कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन इन 2 डायमेंशन। बट जहां हम बात करते हैं 3 डायमेंशन की, तो बात होती है लाइन का मतलब एक पर्टिकुलर ऐसे डायरेक्शन। जैसे एक पेन है, ये पेन एक लाइन को, पेन देख रहे हैं आप, ये पेन देख रहे हैं, ये पेन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो 3D में जो एक डायरेक्शन होती है, उस एक डायरेक्शन को लाइन कहा जाता है। तो देखिए अंतर समझिएगा, 2D की स्ट्रेट लाइन एक पेपर पर खींची जा सकती है, और 3D की लाइन को पेपर पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता, केवल इसको इमेजिन किया जा सकता है कि 3D का मतलब जैसे आप कमरे में एक दीवार पर एक कील लगाएं और दूसरी दीवार पर एक कील लगाएं और एक रस्सी बांधते, जो रस्सी 3D में बनी हुई है वो किसी दीवार से नहीं सटी हुई, बीच स्पेस में है। ये बीच स्पेस में खींची गई रस्सी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है इन 3 डायमेंशन। तो अंतर समझे, दीवार पर एक लाइन खींच दी आपने, वो तो बन गई स्ट्रेट लाइन इन 2 डायमेंशन। बट जहां आपने 2 दीवारों को, 2 अलग अलग प्लेनों के बीच में लाइन को कनेक्ट किया, तो उसको हम कहते हैं लाइन इन 3 डायमेंशन। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली लाइन का मीनिंग हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब लाइन के ऊपर चर्चा कर ली, तो उसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी इक्वेशन क्या होगी, उस सबसे पहले हमें एक वर्ड से परिचय करना पड़ेगा, जिसका नाम है वेरिएबल वेक्टर। तो पहली शुरुआत इस टॉपिक के अंदर हम लोग पहले टॉपिक से करेंगे, वेरिएबल वेक्टर। ठीक, क्या होता है वेरिएबल वेक्टर? जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक लाइन है और इस पर कोई एक वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट मतलब जिससे इक्वेशन निकाली जाती है ना, एक्स वाई जेड। तो लेट पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड बी एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन एनी लाइन। इसी लाइन पर कोई वेरिएबल पॉइंट है, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पी यानी वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, इज कॉल्ड वेरिएबल वेक्टर, इज कॉल्ड वेरिएबल वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय आर वेक्टर, आर वेक्टर से डिनोट किया जाता है। 3D में आप बार बार एक वर्ड देखेंगे, आर वेक्टर, आर वेक्टर। अब पहले पता तो कि आर वेक्टर है क्या, तो मैं बताऊं, आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। भाई सीधी सीधी बात है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना हूं, आई जे के लगा देते हैं एक्स वाई जेड के साथ, वही मैंने किया। तो एक्स वाई जेड के साथ आपने आई जे के लगा दिया, तो आर वेक्टर जहां आएगा आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, इट मींस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। ये किसी भी वेरिएबल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो आपका वेरिएबल वेक्टर कहलाता है। तो मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया होगा सबसे पहले वेरिएबल वेक्टर क्या है। ठीक, पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक,
तो चलिए गाइस, इसको जल्दी से कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं अब इसे रफ कर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन की तरफ आगे बढ़ूंगा। ठीक है, नोट कीजिएगा पॉज कर आराम से। हाँ तो बच्चों, अभी आपने वेरिएबल वेक्टर को जाना। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि लाइन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और अगर किसी लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता हो तो उसमें कौन सी चीज किस बात को रिप्रेजेंट करती है। देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बार बार मैं किसी लाइन का इक्वेशन देकर पूछूंगा, भैया इस लाइन का एक पॉइंट बता देना, इस लाइन का एक पैरेलल वेक्टर बता देना, तो आप कैसे बता पाओगे? आपको कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन में कौन सी चीज पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है या कौन सी चीज पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है? तो इसलिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो देखिए लाइन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं हमारे सिलेबस में, एक वेक्टर फॉर्म और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। अब ये क्या है, जरा पहले इनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चर्चा मैं करता हूं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म के साथ। वेक्टर फॉर्म, the vector form of any line is represented by R vector equals to A vector plus lambda B vector. R vector equals to A vector plus lambda B vector. ठीक है, यहां पर A क्या है? यहां पर A है उस लाइन पर मौजूद पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और B वेक्टर क्या है? B वेक्टर उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहां पर यानी कि मुझसे कहे वेयर, कोई मुझसे कहे A वेक्टर क्या है साहब, तो मैं कहूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, और बी वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर ऑफ एनी लाइन, किसी लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर, ये बी वेक्टर है। बोलो बच्चों का लैम्डा क्या है साहब? लैम्डा यानी स्केलर, कोई भी स्केलर या कांस्टेंट है जो लैम्डा लैम्डा ही रहेगा। यानी आपको तो केवल ए वेक्टर और बी वेक्टर को ही पता करना है, उन्हीं को पुट करना है, लैम्डा में ही आंसर आएगा, कोई आर में ही आंसर आएगा। जैसे इक्वेशन एक्स बाई जेड में होती है ना, वेक्टर फॉर्म आर और लैम्डा में होती है, तो यानी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, मान लीजिए कि मैंने आपको एक इक्वेशन लिख कर दी थी, ठीक, और अब अगर मैं इस इक्वेशन को देने के बाद आपसे कहूं कि भैया मुझे लाइन पर एक पॉइंट बता देना, तो आपका दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो आगे वाला है वो तो पॉइंट है और पीछे वाला है वो लाइन का पैरेलल वेक्टर है। तो अगर मैं आपसे भैया इस पर एक पॉइंट बता देना, पॉइंट ऑन अ लाइन, आप तो कहोगे 1, 2, 3, तो भाई i प्लस 2j प्लस 3 के रिप्रेजेंट द पॉइंट, उसकी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉइंट कितना हो गया? 1, 2, 3। और अगर मैं कहूं भैया पैरेलल वेक्टर बता दे रहा है इस लाइन का, तो तुरंत हो गया 4i माइनस j प्लस 2k। क्यों साहब, बता सकते हैं या नहीं? तो लाइन के ऊपर मौजूद पॉइंट कहां होता है इक्वेशन में, और लाइन का पैरेलल वेक्टर कहां होता है इक्वेशन में, ये बात हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट करती है। क्यों बेटा, मेरी बात हमसे समझ में आती है पहले। इसी के साथ अगर मैं इसकी दूसरी फॉर्म यानी कि कार्टेशियन फॉर्म पर चर्चा करूं, कार्टेशियन फॉर्म पर चर्चा करूं, तो व्हाट इज द कार्टेशियन फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म पर भी हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे बच्चों। कार्टेशियन फॉर्म यानी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c, ये इसकी कार्टेशियन कहां से आई है, सबके प्रूफ करा, तो पहले आप इसे समझ लीजिए। x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c, where x1 y1 z1 is the coordinate of the given point। उस लाइन पर मौजूद पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, और ABC आर द DRs ऑफ पैरेलल वेक्टर। ABC आर द DR ऑफ पैरेलल वेक्टर, जो नीचे हैं वो पैरेलल वेक्टर के DR हो, मतलब लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसके DR होंगे। बोले कि एग्जांपल से समझा उसका, बिल्कुल सर। ठीक, ये कोई लाइन का इक्वेशन दिया है,
है। मैं आपसे पूछूं पॉइंट बता दो सब पॉइंट, तो जो x1 माइनस x1 यानी 1 हो गया, -2 हो गया और 3 हो गया। बोले कैसे? 1 माइनस x1 को -1 के साथ कंपेयर कर दिया, x1 बराबर तो 1 आ गया, माइनस y1 को 2 के साथ कंपेयर कर दिया तो y1 बराबर -2 आ गया, ऐसे माइनस z1 को -3 के साथ कंपेयर कर दिया तो z1 बराबर 3 आ गया, है या नहीं? तो ये मेरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए। कैसे पहचाना? यानी लाइन में एक्स वाई जेड के साथ जो ऊपर दे रखा है वो तो है पॉइंट, और जो नीचे दे रखा है कोई मुझसे पूछे पैरेलल वेक्टर बता दीजिए क्या होगा, तो जो नीचे दे रखे हैं वो है dr यानी 3i प्लस 4j प्लस 5k। मेरे बच्चों इतना पक्का हो गया कि कार्टेशियन में एक्स वाई जेड के साथ जो माइनस में चल रहे हैं वो तो है पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और जो नीचे हैं वो आपके पैरेलल वेक्टर के dr से, यानी i j के लगा दोगे तो पैरेलल वेक्टर बन जाएगा। तो पहले तो इन दोनों फॉर्म्स को समझना जरूरी है कि लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, मैं ये जरूर देखना चाहूंगा। तो मेरी बात यहां तक समझ में आ गई सबको? क्योंकि मैं जब पूछूं किसी क्लास के अंदर कि भैया ये रही लाइन की इक्वेशन, जरा इसका पैरेलल वेक्टर बता देना, तो बच्चों को दिक्कत नहीं होनी है कहां पैरेलल वेक्टर, बिल्कुल अंधों की तरह ढूंढते हुए डोले नहीं साहब, सीधा पता होना चाहिए कि लैम्डा के साथ वाला पैरेलल वेक्टर है या कार्टेशियन फॉर्म में तो नीचे नीचे वाला है। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कन्वर्जन, कि वेक्टर को कार्टेशियन में कैसे बदलें, कार्टेशियन को वेक्टर में कैसे बदलें, ये दोनों एक दूसरे में कैसे रिड्यूसिबल हैं। तो मैं चाहूंगा यहां तक आप आराम से इसको देख लें, नोट कर लें, तसल्ली से समझ लें, तब आगे जुड़े। ठीक है? हाँ तो गाइस अभी अभी आप सभी लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म को समझा था, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरह से समझा था कि उसमें पॉइंट कहाँ है और पैरेलल वेक्टर कहाँ है। ठीक है? अब मैंने बोर्ड पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं, एक वेक्टर फॉर्म का लिखा हुआ है, एक कार्टेशियन फॉर्म का लिखा हुआ है, और दोनों ही एग्जाम्पलों में मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप पहले वाले फॉर्म में जरा पॉइंट बता देना, और दूसरे वाले फॉर्म में जरा, पहले वाले फॉर्म में पॉइंट और पैरेलल वेक्टर बता देना, ऐसे ही दूसरे वाले में भी पॉइंट और पैरेलल वेक्टर बता देना। तो बच्चे तुरंत मुझसे कैसे कहें, बोले यार ये कैसी फॉर्म हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई, पॉइंट कैसे बताएं, आपने तो हमें जो बताई थी वो तो ऐसी थी a प्लस लैम्डा भी टाइप की, ये तो कुछ दिखी नहीं रही, ये तो कुछ गड़बड़ झाला हो गया। जी हाँ, अभी लाइन की फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, और जब स्टैंडर्ड में नहीं है तो आप कैसे ढूंढ लोगे? तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड में बनाते हैं। बोले आप कैसे करना चाहोगे? मैंने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई मतलब छाट लिया, तो बिना s वाले एक साथ i प्लस 2j माइनस के, ये तो मेरे बिना s वाले हो गए, और s वाले एक साथ तो 2i प्लस 4j और माइनस के, ये मेरे आपके s वाले हो गए। और अब जब लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है तो अब मैं अगर आपसे पूछूं क्यों साहब प्यारे पॉइंट बता दो, तो आप मेरे ख्याल से 1 मिनट में मुझे बता देंगे। बोले आगे वाला पॉइंट होता है साहब, और पैरेलल वेक्टर बता दो, तो तुरंत कहेंगे बोले पीछे वाला पैरेलल वेक्टर होता है भैया। तो यानी आप डायरेक्टली नहीं ढूंढ सकते, आप अगर ढूंढना चाहते भी हैं तो उससे पहले आपको लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा, तब आपको ए और बी नजर आएंगे, यानी पॉइंट और पैरेलल वेक्टर नजर आएंगे। ठीक, अगर आप मेरी बात को देखना चाहते हैं तो जरा एनसीईआरटी खोलिएगा और उसका एग्जाम्पल एक्सरसाइज 11.2 निकालिएगा। 11.2 में एक क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन 11.2 के अंदर जरा देखेंगे, 11.2 है और उसमें एक लास्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए उसमें लाइन दे रखी है, आपको दो लाइन की फॉर्म्स दे रखी हैं, दो दे रखी है, और दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी पहले आपको लाइन की फॉर्मों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप सवाल के अंदर टीच कर सकते हैं। तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्लियर हो गया? सबको अलग अलग करके, बिना एस वाले एक साथ तो सारे एस वाले एक साथ, यानी स्केलर वाले सारे एक साथ और बिना स्केलर वाले एक साथ कर देंगे। करेक्ट? ऐसे ही करके अगर मैं इसमें बात करूंगा, इसमें आपसे पूछूं पॉइंट बता दीजिए या पैरेलल वेक्टर बता दीजिए। बोले अभी अभी आपने सिखाया था ना, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो हमारे हिसाब से तो पॉइंट हो गया 1, 3 और -1 नहीं था, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। बोले क्यों? एक्स वाई जेड अकेले होने चाहिए, एक्स वाई जेड पॉजिटिव होने चाहिए। देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स वाई जेड, भाई ये तो बदलते ही रहेंगे ना, x1 y1 z1 abc तो बदलते रहेंगे। तो बोले अब मैं क्या करूंगा, तो भैया सबसे पहले 3 का डिवाइड ऊपर नीचे, 3 का डिवाइड लगा दिया। क्यों लगा दिया? x को अकेला करना था,
जब तक x अकेला नहीं होगा तब तक ना तो वो पॉइंट देगा ना वो पैरेलल वेक्टर के drs देगा। ऐसे ही y को पॉजिटिव करना था, बोले माइनस का ऊपर नीचे मल्टी कर दो, क्यों हो गया क्या। तीसरा z को अकेला करना था, बोले 2 से डिवाइड लगा दो। मेरी कहानी तो बता दी, ठीक है। और अब मैं चाहूंगा इस फॉर्म को कंपेयर कर सकते हैं उसके साथ। तो पॉइंट कितना आ गया, x1 y1 z1 कितना आ गया भाई। नाउ कंपेयरिंग करना, बोले x1 हो गया 1/3, y1 हो गया 3 और z हो गया -½ और ये मेरा पॉइंट मिल गया। मैं कहूँ पैरेलल वेक्टर बता दीजिए साहब, पैरेलल वेक्टर क्या होगा। तो नीचे नीचे वाले 2/3i -2j और 3/2k और ये मेरे पैरेलल वेक्टर के drs हो गए। तो यानी एक बात तो पक्की है कि आपको लाइन में से कुछ भी उठाना हो आप उठाइए, मुझे दिक्कत नहीं, बट सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए। और लाइन से आप दो ही चीजें उठा सकते हैं, या तो उस लाइन पर मौजूद कोई पॉइंट या उस लाइन के पैरेलल वेक्टर, और सारा लाइन इन्हीं दो चीजों के अराउंड घूमेगा। तो मैं समझता हूँ सबको स्टैंडर्ड फॉर्म प्रॉपर समझ में आ गई होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सी चीजें क्या हैं, कैसे हैं। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि लाइन की इक्वेशन निकालने के हमारे सिलेबस में क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। तो पहले मैं स्टैंडर्ड तरीकों पर चर्चा करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए गाइस, तो अभी तक आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन को समझा है ना। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि लाइन की इक्वेशन निकाली कैसे जा सकती है। तो देखो बेटा, हमारे सिलेबस में दो तरीके हैं लाइन की इक्वेशन निकालने के। नंबर 1, व्हेन 1 पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर आर गिवन, और नंबर दूसरा व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो चलिए हम पहले पर चर्चा करते हैं, पहले तरीके पर। जब आपको एक लाइन का पॉइंट दिया हो और उसका पैरेलल वेक्टर दिया हो, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो बेटा देखिए, दो तरह की फॉर्म हमने पढ़ी है, हम दोनों को समझेंगे हर आर्टिकल के अंदर, यानी हर टॉपिक के दो फॉर्मूले, एक वेक्टर फॉर्म का और एक कार्टेशियन फॉर्म का। अब बच्चों ने कहा भैया हमें कौन सा यूज करना है, तो भैया अगर क्वेश्चन में जिक्र किया है कि वेक्टर फॉर्म निकालिए तो वेक्टर का यूज कर लो। अगर उन्होंने जिक्र नहीं किया है तो आप क्या कहते हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहां तक मेरी बात हो गई। तो अब मैं चर्चा करता हूँ, लेट ए वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। किसी लाइन का एक पॉइंट दिया हुआ है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, एंड बी वेक्टर बी द पैरेलल वेक्टर ऑफ एनी लाइन, और उस लाइन का एक पैरेलल वेक्टर भी दिया हुआ है। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। सीधा सीधा फॉर्मूले के अंदर लीजिए और पुट कर दीजिए। बोले जैसे मान लीजिए कि मुझे कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन का इक्वेशन निकाल दीजिए which passes 1 2 3, जो 1 2 3 से पास आउट होती हो, यानी पॉइंट दे दिया, पोजीशन वेक्टर तो मैं बनाना जानता हूं, आई जे के लगा दूंगा, एंड पैरेलल टू 2i - 3j + 4k, और इसके पैरेलल हो। तब मैं क्या करूंगा, तब मेरे बच्चों इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने के लिए बस मुझे दो चीजें चाहिए थी, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर, दोनों मेरे पास इजीली हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज r वेक्टर इक्वल्स टू, हाँ भाई पहले a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, तो a कितना हो गया i + 2j + 3k, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना दिया ij के लगाकर, और 2i - 3j + 4k, और यही मेरा आंसर है, r और लैम्डा में। बस दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन कहलाएगा। यानी लाइन की इक्वेशन निकालने का पहला तरीका, जब हमें एक पॉइंट दिया हो तो एक पैरेलल वेक्टर दिया हो। मैं एक सवाल सबको दिखाना चाहूंगा, जरा जल्दी से एनसीईआरटी खोलकर रखिएगा अपने आगे, आपको बार बार जरूरत पड़ने वाली है। 11.2 निकालिएगा, ठीक, 11.2 निकालिए सबने। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा एक बार, क्या कहा है उन्होंने, एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे सभी। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है साहब, जिसका एक पॉइंट दिया है और एक वेक्टर के पैरेलल है। तो बस एक पॉइंट मिल गया और एक पैरेलल वेक्टर मिल गया, तो बस लाइन का इक्वेशन निकालने में 2 मिनट लगेंगे हमें, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो ये तो रही हमारी पहली फॉर्म। इसी की मैं दूसरी फॉर्म की बात करूं, अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की, कार्टेशियन फॉर्म, इसी मेथड की दूसरी फॉर्म, लेट x1 y1 z1 बी द कोऑर्डिनेट of any point and ABC are the DRs of any line, then equation of line is given by x
माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। वही फॉर्म में बस कार्टेशियन और लिख दी। एक्स माइनस, वही तो हम स्टैंडर्ड में भी पढ़कर आए थे, बिल्कुल पढ़कर आए थे, पर वहां इक्वेशन दी जाती थी, हम पॉइंट ऑफ पैरेलल वेक्टर निकालते थे। यहाँ हमें पॉइंट ऑफ पैरेलल वेक्टर दिए जा रहे हैं, हमें इक्वेशन निकालना था, है तो एक दूसरे के उल्टे। तो बच्चों अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल के रेफरेंस लूं, है ना, इस एग्जाम्पल के लिए भी, तो क्या निकलेगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ऊपर वाले एग्जाम्पल का रेफरेंस ले रहा हूं, x1 y1 z1 ये हो गए 1 2 3, और ABC पैरेलल वेक्टर के डीआर क्या हो गए, बोले डीआर तो IJ के कोफिशिएंट होते हैं ना, 2 3 और 4 हो गए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, बोले x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन ABC 2 3 4, वही हमारी लाइन का इक्वेशन हो गया। क्यों मेरे बच्चों, तो पहला मेथड आपने क्या सीखा, व्हेन लाइन द इक्वेशन निकालना, जब आपको एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर दिया हो। मैं चाहूंगा आप लगातार 2-3 क्वेश्चंस को पढ़कर देखेंगे, 4th है, 5th है, 6th भी है, इन सभी को एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे, देन आफ्टर आप लोग आगे बढ़ेंगे। करेक्ट, जल्दी से इस मेथड को समझिए। अब दूसरे मेथड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो बच्चों अब आ गया लाइन की इक्वेशन निकालने का दूसरा तरीका। पहला पढ़ा था हमने जब एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर दिया था, ठीक है। अब मैं चर्चा करूंगा कि जब किसी लाइन के 2 पॉइंट दे रखे हों, यानी एक लाइन 2 पॉइंटों से पास आउट हो, तब हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो व्हेन द लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, है ना, 2 पॉइंट्स दिए गए हों, तो लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिए हैं, IJ के लगा देंगे तो उनकी पोजीशन वेक्टर बन गए, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए, लैम्डा बी माइनस ए। इस तरह से हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे एक जनरल एग्जांपल की बात करता हूं, एक लाइन है 2 पॉइंटों से पास आउट होती है, तो ए वेक्टर क्या होगा बच्चों, i प्लस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर क्या होगा साहब, माइनस 4i प्लस 5j प्लस 8k। होगा कि नहीं होगा। और अब आपसे कोई पूछे भैया इक्वेशन ऑफ लाइन बता दो यार क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होगा r इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए, यानी i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा बी माइनस ए, तो माइनस 4i प्लस 5j प्लस 8k माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। हाँ भाई IJ के मैंने कैसे लगा दिया, समझ में आ गया ना। पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए पॉइंट का IJ के ही तो लगा देते हैं, तो i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा माइनस 5i प्लस 3j प्लस 5k। भैया रे ये मेरा लाइन का इक्वेशन हो गया जब 2 पॉइंट्स दिए गए। ठीक, तो मतलब समझ में आ गया दोनों मेथडों में कि लाइन का पोजीशन वेक्टर, पहली वाली में एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर दिया था, अब की बार 2 पॉइंट्स दिए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, NCERT 11.2 सबकी खुली हुई होगी। एक क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, देखना समझ में आ रहे हैं क्या। 8 और 9 जरा चेक कीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, यानी 8.000 हो गया, एंड 5 माइनस 2 3 दूसरा पॉइंट हो गया। एक बार चाहूंगा 9 क्वेश्चन भी एक बार देख लें। ठीक, तो मैं समझता हूं सबको समझ में आ गया होगा। तो मेरे बच्चों ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन का मेथड हो गया, है ना। अब मैं आपसे चर्चा करता हूं इसी की कार्टेशियन फॉर्म की। भाई कार्टेशियन के बिना तो बातें अधूरी है ना। कार्टेशियन फॉर्म तो मैं लिखता हूं लेट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 आर द कोऑर्डिनेट्स of 2 given points on the line, then equation of line is given by x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, and z minus z1 upon z2 minus z1। ये आपकी इक्वेशन होगी। यानी एक लाइन पर अगर 2 पॉइंट्स पता हो, बस फॉर्मूले में वैल्यू लगाइए भाई, काम हो जाना है। अगर ऊपर वाले एग्जांपल के रेफरेंस ले लें तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 फॉर्मूले में पुट कर दो, हो गया काम।
एक किरण लाइन निकल आई। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मुझे ए किसको माने बी किसको माने, कैसे पता चलेगा? अरे यार जिसको मर्जी आए ए मानो, जिसको मर्जी आए बी वेक्टर मानो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे आंसर सेम माने जाएंगे। तो यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई। तो मैं समझता हूँ सबको सेकंड मेथड भी समझ में आ गया होगा लाइन का निकालने का। तो हमारे सिलेबस में लाइन की इक्वेशन निकालने के दो ही स्टैंडर्ड तरीके हैं। पहला, एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर दे दिया जाए या फिर 2 पॉइंट्स दे दिए जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ 8 और 9 क्वेश्चन को अभी के अभी लगाइए मेरे लेक्चर के साथ ही, दोनों आंसर्स आपके पास है। देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ते हैं लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, है ना। एक एग्जाम्पल भी दे दूं क्या? एक एग्जाम्पल भी। तो बच्चों अभी हमने लाइन की इक्वेशन निकालना सीखा और उम्मीद है कि सबने क्वेश्चन नंबर 8, 9 तक लगा लिए होंगे। ठीक है, अब मैं आपसे चर्चा करूंगा एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना। तो देखो बच्चों, दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने के वही दो तरीके, एक या तो वेक्टर फॉर्म से निकाल सकते हैं या कार्टेशियन फॉर्म से। तो पहले समझते हैं कि वो होते क्या है। लेट r वेक्टर इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड r वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस कोई और स्केलर देते हैं म्यू b2 बी द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस, दो लाइनों की इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो उनके बीच में एंगल का फॉर्मूला होगा b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। यानी एंगल निकालते समय पॉइंट का तो कोई रोल होता ही नहीं है। एंगल निकालते समय हमें यूज करना है केवल और केवल पैरेलल वेक्टर्स का, यानी दोनों का डॉट अपन दोनों का मैग्नीट्यूड। वही पुरानी भाषा अपनी कि जब भी एंगल की चर्चा होगी तो दोनों का डॉट अपन दोनों का मैग्नीट्यूड। अब इसमें मोड क्यों लग गया ये मैं आपसे रेगुलर क्लास में चर्चा करूंगा। ठीक है, दूसरी बात, यानी अगर मुझे कभी भी एंगल निकालना है दो लाइनों के बीच जिनकी इक्वेशंस मुझे दे रखी हैं, तो मैं हमेशा और हमेशा पैरेलल वेक्टर का यूज करूंगा। अब बच्चों ने पूछा बोले भैया पैरेलल वेक्टर का क्यों यूज किया, निकाल तो एंगल लाइनों के बीच में रहे हो। सही बात है, चलिए साहब एक बात ऐसे करता हूँ, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर ऐसे जा रहा है और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर ऐसे जा रहा है। तो बच्चों जो इनके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल होगा क्या वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लाइनों के बीच में नहीं होगा? कोई पैरेलल ही तो है। तो कहने का सेंस इतना हो गया कि सही मायने में हम पैरेलल वेक्टरों के बीच का एंगल निकालेंगे और वही एंगल हमारी लाइनों के बीच का एंगल भी कहलाएगा। तो b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। इसको एक एग्जांपल से भी क्लियर कर दूं। मान लीजिए कि एक इक्वेशन दे रखी है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये एक लाइन का इक्वेशन हो गया। और एक और लाइन का इक्वेशन दे दिया 2i माइनस j प्लस 2k प्लस म्यू i प्लस j प्लस 2k, ये मेरा दूसरी लाइन का इक्वेशन हो गया। और अब मुझसे पूछा गया कि एंगल निकालना है साहब, तो एंगल के लिए मुझे b1 b2 की जरूरत पड़ेगी। अब आपको लाइनों में पता है ना कि b1 कहाँ है और b2 कहाँ है। मैंने आपको पहले क्लियर कहा था, जो आगे वाला है वो पॉइंट होता है यानी ए होता है, और जो पीछे वाला है वो बी यानी b1 हो गया। तो मुझे यहाँ पर अगर देखना चाहूं तो b1 तो हो गया मेरा 2i माइनस 3j प्लस 4k और b2 हो गया i प्लस j प्लस 2k। और अब कोई मुझसे कहे कि आपको एंगल निकालना है तो मैं क्या कहूंगा, cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। इस पर भैया दोनों का डॉट कर दीजिए। हाँ भाई डॉट करना आता है क्या? i का मल्टी i के साथ, j का मल्टी j के साथ और k का मल्टी k के साथ अपॉन दोनों के मैग्नीट्यूड्स। बोले साहब 4 9 16 और 1 1 4 1 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि मोड के अंदर तो 10 7 अपॉन हाँ जी कितना हो गया √29 इंटू √6। भैया मल्टी कर लेना जो भी आ जाए। cos थीटा आ गया तो थीटा बराबर cos इनवर्स 7 अपॉन अंडर रूट के अंदर 54 और 5 12 74, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो बच्चों मेरी बात समझ में आ गई सबको। मैंने क्या किया एक बार फिर से मैं चाहूंगा सभी लोग बोर्ड की तरफ बड़े ध्यान से देख लें। एंगल निकालने में पूरी तरह से रोल होता है b1 और b2 वेक्टर का, यानी कि पैरेलल वेक्टर्स का। तो ये तो रहा पहला बात। अब जरा कार्टेशियन की बात कर लेते हैं। कार्टेशियन में लाइन की फॉर्म ऐसे ही दे रखी होंगी x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1। तो आपको लाइन की इक्वेशन जब आप कार्टेशियन का यूज कर रहे हैं यानी कार्टेशियन इसका यूज कर रहे हैं तो आपको केवल पैरेलल वेक्टर के drs का यूज करना है जो नीचे वाले हैं। तो उनके बीच का एंगल क्या होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर।
मैं चाहूंगा सभी लोग एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, पेज नंबर 478, एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तो आपको दो लाइनों की इक्वेशन दे रखी है, x माइनस 2/2, y माइनस 1/5, z प्लस 3/-3 एंड सेकेंड वन। तो आपको तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 छाटनी है, और वो कौन है, नीचे नीचे वाले। तो दोनों लाइनों से आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मिल जाएंगे। देन आफ्टर यू कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। यानी दोनों ही फॉर्मूलों में एक खास बात यह है कि एंगल निकालते में केवल हमें पैरेलल वेक्टर के drs का ही यूज करना है, हमें पॉइंटों का यूज नहीं करना है। तो फिर से एक सलाह दूंगा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा साहब। अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया तो आप a1 b1 c1 सही नहीं ले पाएंगे लाइन में से, और लाइन में से वो सही नहीं होंगे तो एंगल कैसे सही निकलेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है इस बात के लिए कि पहले आप लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें। अगर पहले से बदली हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बदली हुई है तो हम बदलना जानते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। करेक्ट बच्चों, ठीक है। तो भाई चल लीजिए, इसको कीजिएगा, दो सवाल लगा लीजिएगा, 10th और 11th, सॉरी 10th और 11th है, हाँ 14 नहीं 10th और 11th है, सॉरी 10th और 11th सवाल लगा लीजिएगा, तब मुझसे आप आगे हम लोग चर्चा करेंगे कंडीशन ऑफ पैरेललिटी एंड परपेंडिकुलरिटी के ऊपर, ठीक है। हाँ तो बच्चों, अभी हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना सीखा था, है ना। उम्मीद है सब लोगों ने 10th 11th क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तब अब मैं आपसे दो कंडीशंस पर चर्चा करूंगा। कंडीशन ऑफ पैरेललिटी फॉर टू लाइंस, यानी दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो क्या कंडीशन होती है, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन फॉलो करते हैं। तो मैं फिर से चर्चा करूंगा कि देखिए, पैरेललिटी परपेंडिकुलरिटी में भी पॉइंट का तो कोई रोल नहीं होता, जो लाइन पर पॉइंट होता है उसका कोई रोल नहीं होता। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके पैरेलल वेक्टर प्रोपोर्शनल होंगे, यानी i j k के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। दैट इज a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होगा अगर दो लाइन पैरेलल हैं। तो आपको पता है ना पैरेलल वेक्टर कहाँ होता है लाइन की इक्वेशन में, जो लैम्डा या म्यू के साथ होता है, या कार्टेशियन फॉर्म में जो नीचे की तरफ होते हैं dr, वो पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उनके रेशियो सेम होने चाहिए, दोनों लाइनों के पैरेलल वेक्टर्स के dr के रेशियो सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो वो लाइन्स पैरेलल हैं, करेक्ट। बात आई परपेंडिकुलरिटी की, तो भैया b1 डॉट b2 0 होना चाहिए, यानी दो लाइन अगर दे रखी है आपको तो उनके डॉट प्रोडक्ट यानी b1 डॉट b2 b1 b2 पता है कहाँ होते हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। या कार्टेशियन फॉर्म में है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होना चाहिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होना चाहिए। अगर आप लोग क्वेश्चंस को देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 12th और 13th एनसीईआरटी में, मैं एनसीईआरटी की चर्चा कर रहा हूँ आज आपसे केवल, तो 12th और 13th में अगर आपने देखा हो तो आपसे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी के बारे में ही चर्चा की गई है, और वहाँ कार्टेशियन फॉर्म है तो a1 b1 c1। जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस पर चर्चा की थी। अब हमारा काम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या है, सबसे पहले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो देखो, 3 डायमेंशन में दो लाइंसों के बीच में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ऐसी डिस्टेंस निकालना जो कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस हो, विच इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पर हमें इसको दो टाइप में पढ़ना होगा, पहला स्क्यू लाइंस के लिए और दूसरा पैरेलल लाइंस के लिए, है ना। स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस, दो लाइंस के लिए हमें यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पढ़ना होगा। अच्छी तरह से समझिएगा। सबसे पहले ये हम कैसे पहचाने कि जो लाइन की इक्वेशंस हमें दे रखी हैं वो स्क्यू है कि पैरेलल है। तो मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, अगर मान लीजिए, पहले मैं वेक्टर फॉर्म की चर्चा करता हूं। लेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस आर r vector equals to a1 plus lambda b1 and r vector equals to a2 plus mu b2 with the equation of two lines, है ना। तो आप कैसे तय करें कि वो लाइंस पैरेलल है कि स्क्यू है, बड़ा सीधा सा सरल सा तरीका। आप b1 वेक्टर और b2 वेक्टर जो लैम्डा और म्यू के साथ हैं उनके i का रेशियो, j का रेशियो और k का रेशियो निकालेंगे। अगर वो रेशियो आपस में इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, और अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो वो लाइन स्क्यू है। बड़ी सीधी सी बात है। तो यानी आपको कहां से तय करना है, पैरेलल वेक्टरों के रेशियो से।
पैरेलल वेक्टरों का रेशियो अगर इक्वल है तो लाइन स्क्यू है, पैरेलल है, और अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइन स्क्यू है। स्क्यू लाइन से तो हम कैसे करेंगे, अब इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला आएगा, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालेंगे। करेक्ट, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। अगर आप इसकी कार्टेशियन फॉर्म जानना चाहते हैं, चलिए कार्टेशियन फॉर्म पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस आर x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1, z minus z1 upon c1, and x minus x2 upon a2, y minus y2 upon b2 और z minus z2 upon c2 है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अभी कहां से मिल रहे हैं, लाइनों की इक्वेशन से मिलेंगे, अपॉन अंडर रूट के अंदर b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर और a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। देखिए लाइन बड़ी सरल है, देखने में कठिन लग रही है, ये एक तरीके से डिटरमिनेंट को खोला ही गया है। b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, फिर सेकंड को छोड़ दो a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर, फिर तीसरे को छोड़ दो a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। हालांकि आपका काम तो वेक्टर से ही हो जाना है। तो देखिए वेक्टर वाले फॉर्म में a2 टू a1 माइनस a1 तीन स्टेप फॉलो करिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। a2 माइनस a1 निकाल दीजिए, b1 क्रॉस b2 निकाल दीजिए और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। सारी चीजें निकालकर फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई। इसका इस टॉपिक से पेपर में सवाल बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है और इससे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी रिलेटेड हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग बड़े ध्यान से इस टॉपिक को करें, ठीक है। तो a2 माइनस a1, b1 क्रॉस b2 और मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल एसोसिएट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक लाइन का इक्वेशन लिखा है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये दो लाइन पहले तो चेक करो पैरेलल है कि इसकी, बोले भैया रेशियो देख लेते हैं, इक्वली नहीं है इसका मतलब इसकी हुआ। अब ये रहा a1, ये रहा b1, ये रहा a2, ये रहा b2, सारी बातें मिल गई। तीन स्टेप में काम कीजिए। a2 माइनस a1 निकालिए, और b1 क्रॉस b2 निकालिए, वही डिटरमिनेंट बनाकर। ये आ गया, ये आपका b1 क्रॉस b2 आ गया। और एक इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। मैग्नीट्यूड निकालना आता है आपको, वही अंडर रूट के अंदर कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना। जब सारा आ जाए, तीनों वैल्यूज आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, तीनों को उठाइए, फॉर्मूले में लगाइए, एच टी निकल आए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। करेक्ट। इसी तरह से अगर वेक्टर की बात करूं, पैरेलल लाइंस की बात करूं, तो इसमें मैं आपको एक वेक्टर फॉर्म ही पढ़ाऊंगा। मान लीजिए पहली इक्वेशन है a1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर और दूसरी इक्वेशन है म्यू बी वेक्टर। तो आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा बिटवीन द पैरेलल लाइंस a2 माइनस a1 डॉट क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो जनरली स्क्यू लाइंस का आता है, बट यहाँ पर हम लोगों को पैरेलल लाइंस भी समझना होगा, ठीक है। अब जरा दो तीन नोट पर मैं आपके साथ इसके साथ चर्चा करूंगा, पर मैं उससे पहले चाहूंगा आप सभी लोग एनसीईआरटी से 11.2 एक्सरसाइज में लास्ट की तरफ 3-4 सवाल हैं हमारे, है ना। उन तीनों चारों सवालों की पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लें, फिर मैं आपसे इसके दो टॉपिक की बात करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को रोकिए 5 मिनट के लिए, पहले वो सवाल लगाइए, देन आफ्टर वापस चालू कीजिए। करेक्ट। हाँ तो गाइस सभी लोगों ने, मुझे उम्मीद है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के सवाल पूरे कर लिए होंगे। तो देखो बच्चों, अब इस पर दो अलग अलग तरह के आर्टिकल्स आते हैं। पहला, कोप्लेनरिटी ऑफ द लाइन, लाइंस की कोप्लेनरिटी।
कि दो लाइंस एक ही प्लेन में लाई करती हैं कि नहीं करती हैं, इसको हम कहते हैं कोप्लेनरिटी ऑफ द लाइंस। और एक बात हमेशा समझ लीजिए कि जब भी आपको दो लाइनों को कोप्लेनर शो करना हो तो आपको उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है और वो 0 आनी चाहिए। यानी इफ वी हैव टू शो देयर लाइंस आर कोप्लेनर और नॉट, देन वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेज डिस्टेंस एंड इट बिकम्स 0। बोले 0 होनी चाहिए। अगर 0 होती है तो इसका मतलब वो लाइंस कोप्लेनर हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को भी अगर आप खोलकर देखेंगे तो आपको कुछ एग्जांपल्स मिसलिनियस के पहले के एक आध एग्जांपल है जहां पर वो आपसे लाइन को कोप्लेनर शो करने के लिए कह रहा है। पेपर में आया है, बोर्ड में सवाल रिपीट हुआ है, तो चाहूंगा सभी आप लोग इसको एक बार तैयार करें। तो कोप्लेनरिटी कोई नया वर्ड नहीं, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, 0 आ जानी चाहिए साहब, कोप्लेनर हो गया। इसी के साथ एक चीज और कहेगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, दो लाइनों का इंटरसेक्शन पर चर्चा करेगा। बोले मतलब सवाल कैसा आएगा भैया? बहुत सरल सा सवाल आएगा, आपसे कहेगा शो दैट दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है और वो भी 0 होनी चाहिए। यानी शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स बिकम्स 0 इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो कुल मिलाकर एक बात तो पक्की हो गई कि जब भी कभी हमें कोप्लेनर शो करना होगा, जब भी कभी हमें इंटरसेक्शन शो करना होगा, तो वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेज डिस्टेंस और वो 0 आनी चाहिए, यही हमें तय करना है। ठीक है गाइस, तो अब इतना जब आपने कर लिया तो इसी के साथ में आपसे लोगों से अब चर्चा करूंगा इक्वेशन ऑफ लाइंस इन वेरियस टाइप। एक इमेजिनेशन वाला कंसेप्ट शुरू करेंगे, तो बहुत ध्यान से इसे समझिएगा अब कैसे हमें इसमें करना है। ठीक है।